अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 9th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 स्टडी करना है और टॉपिक क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमने दो और मासेस के बारे में पढ़ना है जो कि क्या है? मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। चलें देखते हैं कि ये क्या है। पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, फिर हम बात करते हैं फार्मूला मास की। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या है? द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल एटम्स एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। यानी किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का जब हम सम करते हैं ना, सम कहते हैं प्लस करने को। ठीक है, तो वो फिर क्या कहलाता है? उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, क्या है? जब हम एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलर मास कहलाती है। ठीक है, इंतहाई आसान अल्फाज में एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास वाटर, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एटॉमिक मासेस को स्टडी कर लिया था। हमने ये जान लिया कि एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। अब मॉलिक्यूलर मासेस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? तो हमने क्या लिखा? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, के तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का जब हम सम करते हैं, यानी जब सबको प्लस किया जाता है एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1, लेकिन यहाँ क्या मौजूद है? 2। तो 2 1 सा 2 प्लस, बीच में प्लस आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। ठीक है, तो 16 2 1 सा 2, 16 + 2 क्या आ गया? 18। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये हमने सीखा था रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर कि AMU का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से आया। ठीक है, तो क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के लिए है तो इसीलिए भी इसकी यूनिट क्या आएगी? एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म है। अगली एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स मौजूद हैं? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। लेकिन कितने ऑक्सीजन हैं? 2। तो 12 16 2 ज़ा 32, दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया? 44। तो 44 AMU क्या होगा? CO2 का मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1। नाइट्रोजन का क्या है? 14। ऑक्सीजन का क्या है? 16। लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 से 16 से पहले मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 1 का 1 आ गया, 14 का 14 आ गया, 16 3 ज़ा 48। तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 63। यानी हमारा HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 63 AMU। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अमोनिया NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1। लेकिन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3। तो 3 1 ज़ा 3, 14, 14 + 3 17 AMU। देखिए जब भी हमने पीछे हमने बहुत सी क्लासेस में ये टर्म यूज़ की थी, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास वाली। तो मैंने आपको बार बार रिपीटिशन में यही कहा था कि मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास जो भी होते हैं उनको कैलकुलेट करने का तरीका एक ही होता है, बट डेफिनेशन में फ़र्क है। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका एक जैसा होता है। तो देखो बहुत सिंपल है, हमें एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। अक्सर क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं भी देते हैं और अक्सर नहीं भी देते, तो हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो देखिए जिन एटम्स के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनको तो हमें फिर उनके एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जिनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो उनके जस्ट एटॉमिक मास लिखने हैं। यानी मेरी बात का ये मतलब है, जैसे देखो कार्बन के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ ना, इसका मतलब 1 है तो इसका एटॉमिक मास जो है वो वही आएगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ है तो इसका जो एटॉमिक मास है, पहले आप उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके मास को सम करोगे दूसरे एटम के मास के साथ। ठीक है, लास्ट क्या है हमारे पास? C2H5OH, इथाइल अल्कोहल कहलाता है ये। देखो भाई कार्बन का मास क्या है? 12। अगेन देखो कार्बन कितने हैं? 2। तो 12 पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे। हाइड्रोजन का मास क्या है? 1। लेकिन कितने हैं? 5। तो 5 1 ज़ा 5, पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं है तो मास क्या है इसका? 16। हाइड्रोजन के साथ कोई नंबर नहीं है, मास क्या है? 1। 12 2 ज़ा 24 प्लस 5 1 ज़ा 5, 16 + 1। तो इन सबको जब आप सम करोगे तो आंसर क्या आएगा? 46 AMU। क्लियर? तो जब हम एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करके जो आंसर लेकर आते हैं ना, वो क्या कहलाता है? एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, क्या है? फार्मूला मास। फार्मूला मास किसे कहते हैं? फार्मूला मास थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की बात करते हैं। फार्मूला मास में क्या होता है? देखो, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पर भी आप यही कर रहे हो, एटॉमिक मासेस का ही सम कर रहे हो। ठीक है, तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का ही सम कर रहे हो, लेकिन किस में कर रहे हो?
एक फार्मूला यूनिट के अंदर। किसके अंदर? एक फार्मूला यूनिट के अंदर। अब ये डेफिनेशन समझने के लिए हमें फार्मूला यूनिट पहले समझना है कि फार्मूला यूनिट क्या होता है। देखो, फार्मूला मासेस ज़्यादातर हम फार्मूला मासेस जो है ना वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जाते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स के जो मासेस होते हैं ना वो फार्मूला मासेस कहलाते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना वो फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइंस क्या होते हैं, ये भी आगे क्लास में जानेंगे अगले टॉपिक के अंदर। फिलहाल मैं आपको सरसरी से बता देती हूँ कि आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आइंस बनते हैं। ठीक है, अब आइंस क्या होते हैं? देखो, नॉर्मली हम आइंस को चार्जेस के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री में उनको आइंस कहा जाता है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स में जब बॉन्डिंग होती है ना, कुछ की आइंस की बेसिस पर होती है, ठीक है, और कुछ की शेयरिंग की बेसिस पर होती है। आइंस कब आते हैं? जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है या उसको गेन करता है, तो देने वाले के पास प्लस चार्ज आता है, लेने वाले के पास माइनस चार्ज। तो ये तमाम जो है वो आइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइंस। तो उन आइंस की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं ना उनको आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, आयोनिक कंपाउंड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या है? देखो, फार्मूला यूनिट क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड्स क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि जो आइंस बनते हैं ना एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान या एटम्स के दरमियान, उन आइंस की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आयोनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। या इसी बात को हम दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोज विच डिसोसिएट इनटू इट्स आइंस, या वो कंपाउंड जो अपने आइंस में टूट जाते हैं तो उनको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फार्मूला यूनिट। तो आप ये वाली बात लिखो, ये वाली बात लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो फार्मूला यूनिट समझ में आया कि फार्मूला यूनिट क्या होता है? फार्मूला यूनिट से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आइंस। फार्मूला यूनिट जो होता है ना बेसिकली वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है, यानी जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ना, जो एटम्स होते हैं जिनके दरमियान आइंस बनते हैं, तो उनका रेशो जो है वो होल नंबर में आ रहा होता है, 1:1, 0 वगैरह इस तरह से। अब इसी बात को हम फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो, आयोनिक कंपाउंड्स विच आर मोस्टली, अब ये बात हमें पता है आयोनिक कंपाउंड ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं। जैसे अगर हम नमक की बात करें तो नमक भी एक आयोनिक कंपाउंड है, NaCl। तो आयोनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। अब जो सॉलिड्स कंपाउंड्स होते हैं ना वो ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? देखो, व्हेन पार्टिकल्स अरेंज्ड इन पर्टिकुलर मैनर। अब देखो, केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी NaCl की, नमक की। ठीक है, NaCl का केमिकल फार्मूला होता है, नमक का केमिकल फार्मूला NaCl होता है। तो NaCl की अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो देखो, क्रिस्टल किसे कहते हैं? जब पार्टिकल्स यानी एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं ना, प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट क्या कहलाती है? क्रिस्टल कहलाती है। आप डायग्राम में देखो, साथ में सोडियम क्लोराइड का मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाया है, वहाँ पे देखो। तो जो प्रॉपर पैटर्न होता है यार एटम के अरेंज होने का, एक स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट का जो एक प्रॉपर पैटर्न होता है ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर पैटर्न किस तरह से होता है? देखो, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये Na है। ठीक है, हमने कहा हमारे पास NaCl जो कि एक केमिकल कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। अब अगर हम Na और Cl की बात करें तो NaCl Na+ और Cl- की वजह से बनता है। अब इनकी जो हम यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमें क्रिस्टल का मतलब है कि एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एक पॉजिटिव यहाँ पर है तो एक नेगेटिव यहाँ होगा, एक नेगेटिव यहाँ पर है तो एक पॉजिटिव यहाँ होगा, एक पॉजिटिव यहाँ पर है तो एक नेगेटिव। तो क्या हो रहा है? प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखो, इसको हम मज़ीद डिफाइन कर रहे हैं। अब ये पैटर्न कैसे बन रहा है? देखो, प्लस की नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग है। ठीक है, इस प्लस की इस नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग है, इस माइनस की इस प्लस के साथ बॉन्डिंग है, इस माइनस की इस प्लस के साथ बॉन्डिंग है, फिर इस माइनस की इस प्लस के साथ, इस प्लस की इस माइनस, इस प्लस की इस माइनस। तो बन गया एक प्रॉपर पैटर्न। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स प्रॉपर पैटर्न बनाते हैं जो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं और क्या बनाते हैं? प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी से फिर इनका फार्मूला यूनिट बनता है। और जब हम इसी फार्मूला यूनिट के अंदर
तमाम एटॉमिक मासेस के एटम्स को सम करते हैं ना, तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करते हैं, तो फिर वो इनका क्या कहलाता है, फार्मूला मास कहलाता है। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि फार्मूला मास किसका होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का होता है, तो ये बात भी करेक्ट होगी। ठीक है, अब देखो उसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ आई, क्या, 3 डायमेंशनल। ठीक है, कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या काम करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल तो हमने जान लिया कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल वो होता है जो एक प्रॉपर पैटर्न होता है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल्स का प्रॉपर पैटर्न अरेंज होने का जो होता है वो क्रिस्टल कहलाता है। अब ये कह रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल्स तो बनाते हैं बट 3 डायमेंशनल बनाते हैं। अब हमें इसके लिए डायमेंशनल वर्ड को जानना ज़रूरी है। ठीक है, डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, या डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। डायमेंशंस का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जिसकी प्रॉपर हाइट हो, प्रॉपर विड्थ हो और प्रॉपर डेप्थ हो, तो हम उसको उसकी डायमेंशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशंस। जैसे मिसाल के तौर पर ये मार्कर है आपके पास, ठीक है, इसकी देखो प्रॉपर हाइट है, प्रॉपर इसकी विड्थ है और प्रॉपर इसकी डेप्थ है, तो इसकी भी क्या हो गई, 3 डायमेंशंस हो गई। तो हर चीज़ की डायमेंशंस हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, वो 3 डायमेंशंस में बनाते हैं। तो अब ये सारी कहानी हमने क्यों पढ़ी, ये सारी कहानी हमने इसलिए पढ़ी ताकि हम अपने फार्मूला मास को समझ सकें। फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास भी बेसिकली वही होता है जो मॉलिक्यूलर मास होता है, बट यहाँ पर क्या फ़र्क है, यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स की बात होती है। फिर हमने आयोनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि हमने फार्मूला यूनिट पढ़ा तो इसीलिए हमें ये सारी बातें पढ़नी पड़ी। तो फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास में हम क्या करते हैं, फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फार्मूला मास कहलाता है। अब फार्मूला यूनिट क्या होता है, तो आयोनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर फार्मूला यूनिट कैसे बनता है, तो देखिए फार्मूला यूनिट बेसिकली क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बात बताई कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में पहले आयंस की फॉर्मेशन होती है। जब आयंस की फॉर्मेशन होती है तो फिर आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं आयंस की वजह से। और आयंस किसे कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो लॉस की वजह से एक एटम पे प्लस चार्ज आता है और गेन की वजह से माइनस चार्ज आता है, और उसकी वजह से आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक आयोनिक कंपाउंड को एक फार्मूला यूनिट से एक आयोनिक कंपाउंड में बहुत सारे फार्मूला यूनिट्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें कोई एक कंपाउंड थोड़ी होगा, उसमें तो बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे और उनके बहुत सारे चार्जेस होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे, जब ये एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है ना। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड में जब हम एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करते हैं ना, तो वो फिर क्या कहलाता है, उसका फार्मूला मास कहलाता है। ठीक है, और फार्मूला मास किसका कैलकुलेट किया जाता है, एक फार्मूला यूनिट का। किसका, एक फार्मूला यूनिट का। जब हम फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, एक फार्मूला यूनिट के अंदर जब हम मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करते हैं ना, तो वो उसका क्या कहलाता है, फार्मूला मास कहलाता है। तो यहाँ पे फार्मूला यूनिट की टर्म आई, तो इसीलिए हमने ये तमाम डिटेल्स पढ़ी कि फार्मूला यूनिट क्या होता है। तो आयोनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो NaCl, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि NaCl आयंस की वजह से बनता है, Na+ और Cl- आयन की वजह से। तो Na का एटॉमिक मास क्या है, 23, Cl का होता है 35.5। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 58.5। इसकी भी यूनिट AMU होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें, जो हमने पीछे बात की कि फार्मूला यूनिट बेसिकली क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। तो देखो Na यहाँ पर कितने, 1, Cl कितने, 1, तो 1:1 का रेशो है। तो ये बात क्लियर होगी कि होल नंबर रेशो क्या है। तो Na का रेशो भी 1 है, Cl का भी 1 है, ये भी प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो होल नंबर रेशो बन गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको एम्पेरिकल फार्मूला भी कहते हैं। अगला देखो Al2SO4। अच्छा, वही बात है कि अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, इसीलिए इसको फार्मूला मास क्या कहा जा रहा है, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है। Al2SO4 अब देखो एल्यूमिनियम का मास क्या होता है, 26.98। सल्फर का अकेला मास क्या होता है, 32। ऑक्सीजन का अकेला मास होता है 16। अब देखो जो चीज़ ब्रैकेट में होती है ना, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है तो पहले तो वो नंबर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर आप उसके मास को कैलकुलेट करोगे। तो देखो एल्यूमिनियम का तो 2 लगा हुआ है सिंपल, तो आपने इसके मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आ गया 53.96। सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर का अपना मास होता है 32, लेकिन बाहर क्या है 3, तो ये 3 इसके मास से मल्टीप्लाई होगा। अब ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन का अपना मास क्या होता है 16, लेकिन इसका यहाँ 4 भी है, यहाँ पर 3 भी है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे पहले,
तो 3 4 ज़ा 12, अब वो 12 इसके 16 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो 53.96, 32 2 ज़ा 96, 16 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 192। जब आप इन तीनों को सम करोगे तो आंसर क्या आएगा 341.96। तो ये भी क्या है, फार्मूला मास है, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। यानी आयोनिक कंपाउंड्स के जब हम मासेस कैलकुलेट करेंगे ना, आयोनिक कंपाउंड्स के आप जब तमाम एटॉमिक मासेस का सम अप करके जो मास लिखोगे ना, वो फार्मूला मास कहलाएगा, अगर हम इस बात को बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो। फिर वहाँ पर बात आती है फार्मूला यूनिट की। तो फार्मूला यूनिट क्या होता है, जिससे आप आयोनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंट करते हो, वो फिर कैसे बनता है, तो वो सारी कहानी हमने पढ़ ली, ठीक है। अगला देखो K2SO4, ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, इसीलिए आप इसका फार्मूला मास कैलकुलेट कर रहे हो। पोटेशियम का अपना मास क्या होता है 39, लेकिन कितने पोटेशियम है 2, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 सल्फर का, ऑक्सीजन 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन है 4, तो 16 4 ज़ा 64, तीनों को सम करोगे आंसर क्या आएगा 174 AMU। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट देखो KBr, K का एटॉमिक मास 39, Br का 80, दोनों को सम करें आंसर क्या आया 119 AMU। यहाँ तक क्लियर है आपको। होप्स हो कि आपको मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट और फार्मूला मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा केमिकल स्पीशी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।